हेलो स्टूडेंट्स, तो एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थिंकर्स के बारे में। तो जितने भी ज्योग्राफी के भूगोलवेत्ता हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन है, और जो छूट जाएंगे उनको हम बाद में ऐड करते जाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक रेडजेल के बारे में। दूसरा हम्बोल्ट हो गए, रिटर हो गए, हैटनर हुए और डेविस हुए, ब्लॉस हुए। इसके बाद ब्लॉस के बाद कार्ल सावर और पीटर। इसके अतिरिक्त अगर कोई छूटते हैं तो हम उनको दोबारा देखकर अपने इस नोट्स में ऐड करते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम फ्रेडरिक रेडजेल के बारे में। ये हमारे ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जिनका जन्म 1844 से 1904 में 1844 में हुआ और 1904 में इनकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेडरिक रेडजेल का जन्म 1844 में हुआ और 1904 में इनकी मृत्यु हो गई। ये जर्मनी से माने जाते हैं कि ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जनक माना जाता है। तो परीक्षा में हमेशा पूछ लिया जाता है कि मानव भूगोल का जनक किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है, तो वह है फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल को हम मानव भूगोलवेत्ता के जनक के रूप में मानते हैं। इन्हें राजनीति भूगोल का जनक भी माना जाता है। तो इनको मानव भूगोल का जनक और राजनीति भूगोल का जनक भी माना जाता है। ये भूगोल को मानव केंद्रित रूप में स्थापित करने वाले व्यक्ति थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल को मानव केंद्रित रूप दिया, और मानव केंद्रित रूप स्थापित करने वाले ये पहले व्यक्ति जाने गए। इनके प्रभावित देखते हैं, इनसे कौन प्रभावित था। ये किससे प्रभावित थे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कि ये किससे प्रभावित हुए और किससे प्रभावित होकर इन्होंने भूगोलवेत्ता बनने का निर्णय लिया। तो ये चार्ल्स डार्विन से प्रभावित थे। चार्ल्स डार्विन को इन्होंने अपना गुरु माना एक तरीके से, और उनसे प्रभावित होकर इन्हीं से प्रभावित होकर सामाजिक डार्विनवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया। जब ये इनसे चार्ल्स डार्विन से प्रभावित हुए तो इनसे प्रभावित होकर इन्होंने सामाजिक डार्विनवाद की संकल्पना की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया। समर्थन में देख लेते हैं। ये निश्चितवादी विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। इन्होंने निश्चितवादी विचारधारा का समर्थन किया। तो सबसे पहले अगर परीक्षा में आए कि निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किसने किया, तो वो थे फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक हैं। सामाजिक डार्विनवाद को इन्होंने क्या बताया कि प्रकृति की प्रतिकूलता से, क्या ये कहते हैं कि जो प्रकृति की प्रतिकूलता है से संघर्ष करने वाला समाज ही अपने अस्तित्व को कायम रख पाता है। ये कहने चाहते हैं, इन्होंने कहा कि जो समाज है वो जो प्रकृति की प्रतिकूलता है इससे संघर्ष करता है और अपने अस्तित्व को कायम रख पाता है। प्रकृति के प्रतिकूलता में क्या क्या आते हैं, चाहे बाढ़ हो या सूखा हो, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी आदि प्रक्रियाएं इस प्रकृति में होती रहती हैं, और इन सभी प्रक्रियाओं पर मानव संघर्ष करता है और आगे बढ़ता है और अपने अस्तित्व को कायम रखने का लक्ष्य रखता है। ये निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक होने के नाते यह बताते हैं कि प्रकृति मानव को 4 प्रकार से प्रभावित करती है। इन्होंने निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया और सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत को इन्होंने बताया
कि किस प्रकार से मानव संघर्ष करके अपने अस्तित्व को कायम रखता है, और ये निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक होने के नाते यह भी बताते हैं कि मानव 4 प्रकार से प्रभावित, जो प्रकृति है वो मानव को 4 प्रकार से प्रभावित करती है। तो वो कौन से 4 प्रकार हैं, इसके बारे में देखते हैं। कहते हैं सबसे पहले प्रकृति मानव पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। जो प्रकृति है वो मानव पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। और दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है। तीसरा है सामाजिक आर्थिक कार्यों पर प्रभाव डालती है, और जो अन्य गतिविधियां हुई उन पर प्रभाव डालती है। प्रस्तुत किया कि इन्होंने थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट की संकल्पना प्रस्तुत की। इन्होंने जो थ्योरी दी वो थी, इन्होंने जो संकल्पना प्रस्तुत की वो थी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बताया कि राज्य एक जैविक है। जब इन्होंने ये थ्योरी प्रस्तुत की तो उसमें बताया कि राज्य एक जैविक है जो जीवों को रहने के लिए स्थान देता है। जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट प्रस्तुत किया इन्होंने, तो उसी में बताया है कि राज्य एक जैविक है और जीवों को रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। इस संकल्पना में उन्होंने यह संकल्पना प्रस्तुत की और यही बताया कि राज्य एक जैविक है और जीवों को रहने का स्थान प्रदान करता है। 1869 में पहली बार इन्होंने डार्विनवाद सिद्धांत का विश्लेषण किया। अगर कभी पूछ ले कि डार्विनवाद का सिद्धांत का विश्लेषण कब हुआ, तो 1869 में। अमेरिका के भौतिक व सांस्कृतिक भूगोल का विवरण प्रस्तुत किया। इन्होंने अमेरिका के भौतिक और सांस्कृतिक भूगोल का भी विवरण प्रस्तुत किया। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं। कौन से इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं? तो डार्विन के जो सबसे पहला प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है वालकर कुंडे। वालकर कुंडे इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है और ये 3 खंड में विभाजित है। सबसे पहले वालकर कुंडे का अंग्रेजी में अनुवाद द हिस्टोरी ऑफ मैनकाइंड के रूप में किया गया। तो कभी पूछे अगर कि अंग्रेजी में वालकर कुंडे का अनुवाद किस में हुआ, किस रूप में हुआ, तो द हिस्टोरी ऑफ मैनकाइंड के रूप में हुआ। दूसरा ग्रंथ था इनका एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी में क्या है, इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ इनका एंथ्रोपोजियोग्राफी माना गया है, जो उत्तरी अमेरिका के भूगोल पर लिखी गई है। तो उत्तरी अमेरिका का भूगोल के बारे में विस्तृत वर्णन किस कृति में है हेटलर की, तो वो है एंथ्रोपोजियोग्राफी। रेडजेल ने पर्यावरण और मानव के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया। एंथ्रोपोजियोग्राफी इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है और रेडजेल ने इसमें जो उत्तरी अमेरिका के भूगोल पर लिखी गई ये विस्तृत उनकी ग्रंथ है। रेडजेल ने पर्यावरण और मानव के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया, इसलिए इन्हें पर्यावरणीय निश्चयवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक भी कहा जाता है। तो निश्चयवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना गया? फ्रेडरिक रेडजेल को, जिनकी 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। सबसे पहले वालकर कुंडे और दूसरी है एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसमें उत्तरी अमेरिका के भूगोल का अध्ययन वर्णन किया गया है। तो जो एंथ्रोपोजियोग्राफी का हम पहला भाग देखेंगे, इसमें क्या उन्होंने लिखा, एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफी टू हिस्ट्री
यह प्रकाशित हुई 1882 में, और जो दूसरी थी द जियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड, इसका प्रकाशन 1881 में हुआ। तो ये एंथ्रोपोजियोग्राफी के ये दो भाग थे। प्रसिद्ध पुस्तक में एंथ्रोपोजियोग्राफी को रखा गया, और जो इनकी वालकर कुंडे थी वो भी इनकी एक प्रसिद्ध कृति के रूप में ही मानी जाती है। पॉलिटिशियन ज्योग्राफी, इसमें इन्होंने राज्य को जैविक इकाई माना है। इन्होंने राज्य के लिए लैब्सराउम शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है जीवों के रहने योग्य स्थान। तो जो इन्होंने लैब्सराउम शब्द प्रयोग किया राज्य के लिए, उसका अर्थ होता है राज्य एक जीवों के रहने योग्य स्थान। इन्होंने बताया कि राज्य एक जीव की भांति कार्य करता है। फ्रेडरिक रेडजेल कहते हैं कि जो राज्य है वह एक जीव की भांति कार्य करता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य के उत्तरजीविता के सिद्धांत को अपनाया। जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, इन्होंने राज्य के उत्तरजीविता के सिद्धांत को अपनाया। इसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य अपनी वृद्धि हेतु सीमावर्ती कमजोर राज्यों की सीमाओं पर अतिक्रमण करता है। जो उत्तरजीविता का सिद्धांत था, इसमें बताया कि प्रत्येक राज्य अपनी वृद्धि के लिए जितने भी कमजोर राज्य होते हैं उन पर अतिक्रमण करता है और उनको अपने राज्य में मिलाता है। भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान और मानव विज्ञान दोनों में स्थान देने के लिए 6 सिद्धांतों को बताया गया है। तो हमने देखा उत्तरजीविता के सिद्धांत पर क्या बताया कि एक शक्तिशाली राज्य है बहुत बड़ा, और उसके आसपास जो कमज़ोर राज्य हैं, जैसे एक कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो और उसके सामने कोई कमज़ोर व्यक्ति हो तो उसको वो दबाने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से कोई शक्तिशाली राज्य है और उसके आसपास जितने भी कमज़ोर राज्य हैं उनको अपने अंडर में मिलाने की कोशिश करते हैं और उस पर अतिक्रमण करके आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लेते हैं। तो इसके जो 6 सिद्धांत हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला है पृथ्वी की सतह पर जनसंख्या का वितरण। हमारी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जनसंख्या है और कितने विस्तार क्षेत्र पर इसका विस्तार फैला हुआ है। तो ये है पृथ्वी की सतह पर जनसंख्या का वितरण। दूसरा है जनसंख्या वितरण पर प्रकृति एवं प्रवास का प्रभाव। तो जो जनसंख्या है उस पर प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसके प्रवास पर। जैसे अधिक जनसंख्या है तो प्रकृति पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। जितनी प्रकार की जनसंख्या होगी, अधिक जनसंख्या होगी तो अधिक प्रभाव पड़ेगा और अधिक प्रवास बनेंगे। इसी प्रकार तीसरा है सांस्कृतिक दृश्य भूमि की अवधारणा। यह एक ऐसा भूदृश्य है जो मानव गतिविधियों और प्राकृतिक वातावरण के बीच जटिल संबंधों को दर्शाता है। न केवल प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाता है जैसे पहाड़, नदियाँ हो गई या वनस्पतियों को शामिल कर सकते हैं, बल्कि मानव निर्मित संरचनाओं जैसे कि खेत हो गए, गांव हो गए और शहर, सांस्कृतिक प्रथाओं जैसे कि कृषि, धार्मिक अनुष्ठान और पारस्परिक कला को भी समाहित इसमें कर सकते हैं। तो ये है हमारी सांस्कृतिक दृश्य भूमि की अवधारणा। चौथा है मानव समाज पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव। जो प्रकृति है, प्राकृतिक जो पर्यावरण है, मानव समाज पर उसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है। अधिक जनसंख्या होगी तो प्रदूषित वातावरण हो जाएगा, अधिक प्रदूषण फैलेगा। अगर थोड़ा कम जनसंख्या होगी तो वातावरण साफ रहेगा, शुद्ध रहेगा। तो ये मानव समाज पर प्राकृतिक प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है।
मानव पर्यावरण अंतर संबंधों की परिस्थितियों की व्याख्या करता है कि मानव और पर्यावरण में क्या संबंध है, किस प्रकार के संबंध हैं। मानव ही एक ऐसा व्यक्ति है, समाज है, जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध रख सकता है और उसको अच्छा बना सकता है। राज्य के लेब्सराम की अवधारणा को जो प्रस्तुत किया था उसमें यही बताया गया था कि जो राज्य है, शक्तिशाली राज्य है, वह कमज़ोर राज्यों को अपनी उसमें मिला लेता है, उस पर कमज़ोर राज्यों पर अतिक्रमण करता है और अपने राज्य में मिला लेता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आपको अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके फिर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।